today's topic of discussion is revision of histology of endocrine system हार्मोन्स। तो हार्मोन्स एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी स्पेसिफिक टारगेट सेल पे जाके काम करते हैं। तो फिर हार्मोन्स की केमिकल क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन में हम हार्मोन को 4 कैटेगरी के अंदर डालते हैं: स्टीरॉइड्स, अमीनो एसिड डेरिवेटिव, प्रोटीन, एराकिडोनिक एसिड डेरिवेटिव। स्टीरॉइड में एस्ट्राडायोल, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल। अमीनो एसिड डेरिवेटिव में एपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन। प्रोटीन वाली में इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन और ऑक्सीटोसिन डालते हैं। एराकिडोनिक एसिड में जो एराकिडोनिक एसिड के डेरिवेटिव हो गए स्पेसिफिकली प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स और प्रोस्टासाइक्लिन्स। अब हार्मोन 4 तरीकों के जरिए काम कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि वो ब्लड से ट्रांसपोर्ट होने के बाद अपने स्पेसिफिक टारगेट सेल पे जाके काम करे, उसको बोले कि एंडोक्राइन कम्युनिकेशन। आउटोक्राइन का मतलब होता है कि जिस सेल से प्रोड्यूस हो वहीं पे जाके काम करे, तो उसको बोलते हैं आउटोक्राइन। पैराक्राइन का मतलब होता है कि प्रोड्यूस हो लेकिन प्रोड्यूस होने के बाद थोड़ा डिफ्यूज करे, डिफ्यूज करने के बाद फिर एडजेसेंट सेल पे जाके काम करे अपने, तो फिर उसको बोलते हैं पैराक्राइन। जक्स्टाक्राइन का मतलब होता है कि जैसे जहाँ से प्रोड्यूस हुए हैं डिफ्यूज ना करे बल्कि अपने एडजेसेंट सेल पे जाके बाइंड कर ले, उसको बोलते हैं जक्स्टाक्राइन। हर हार्मोन अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर पर जाके बाइंड करता है। रिसेप्टर सेल के ऊपर भी यानी सेल के बाहर भी हो सकते हैं, सेल के अंदर भी हो सकते हैं। तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर और एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर का मतलब ये रिसेप्टर न्यूक्लियस में पड़े होंगे और साइटोप्लाज्म में पड़े होंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर का मतलब ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पड़े होंगे। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर ये फैट सॉल्युबल हार्मोन के लिए हो गए, लिपोफिली के लिए, जबकि ये हो गए वाटर सॉल्युबल हार्मोन जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की कैपेसिटी नहीं रखते। इसके एग्जांपल है कि थायराइड हार्मोन रेटिनोइक एसिड का न्यूक्लियस के ऊपर होता है, जबकि प्रोटीन एराकिडोनिक एसिड डेरिवेटिव इनका सेल के बाहर स्पेसिफिकली जी प्रोटीन का ऊपर रिसेप्टर या किसी भी साइक्लिक एएमपी या किसी भी साइक्लिक मैसेंजर से जरिए काम कर सकते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन का रिसेप्टर इंट्रासेलुलर होता है लेकिन ये साइटोप्लाज्म में होगा। थायराइड का न्यूक्लियस में, रेटिनोइक एसिड का भी न्यूक्लियस में। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंडोक्राइन सेल्स के एंडोक्राइन सेल्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, किस तरह से होती है? तो ये डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होती है कि कुछ एंडोक्राइन सेल्स ऐसे होते हैं जो किसी और ग्लैंड के अंदर होते हैं, यानी उन ग्लैंड का या फिर उस ऑर्गन का फंक्शन कंबाइन होता है, डुअल होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो डिस्क्रीट एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, कुछ डिफ्यूज न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम से बिलोंग करते हैं, मतलब नर्वस सिस्टम ही हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है। तो सबसे पहले हम तीसरी कैटेगरी को पहले देख लेते हैं, क्लस्टर्स विद पैरेन्काइमा के मतलब ये किसी और पैरेन्काइमा ऑर्गन के अंदर मौजूद होंगे। फॉर एग्जांपल पेनक्रियास का एक फंक्शन होता है कि पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करना, वो पेनक्रियाटिक एसिनाई की वजह से होगा, लेकिन ये पेनक्रियास में भी हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। दूसरा टेस्टिस का फंक्शन होता है रिप्रोडक्टिव, लेकिन टेस्टिस हार्मोन प्रोड्यूस करता होता है, तो फिर ये हो गए इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस। ठीक हो गया। दूसरी कैटेगरी है डिस्क्रीट एंडोक्राइन ग्लैंड। कुछ ऐसे ग्लैंड है जो सिर्फ हार्मोन ही प्रोड्यूस करते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं करते। तो फिर इनकी क्या प्रॉपर्टीज या फिर स्ट्रक्चरल प्लान देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें एंडोक्राइन सेल की कॉर्ड्स या प्लेट्स देखने को मिलती है। इनका एक स्ट्रोमा होगा, क्या होगा इनका? स्ट्रोमा होगा, वो लूज कनेक्टिव टिश्यू का मिलकर बना होगा। ठीक हो गया। जो उसका स्ट्रोमा या फिर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होगा वो लूज कनेक्टिव टिश्यू से होगा। जो कॉर्ड्स थे एंडोक्राइन सेल्स के, इनके दरमियान हमें कैपिलरीज देखने को मिलेगी, स्पेसिफिकली फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी, लेकिन सुप्रारीनल ग्लैंड में वो कैपिलरी डिसकंटिन्यूअस वैरायटी की होगी। और जो कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल होगा वो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनेगा, वो आगे सेप्टा सेंड करेगा। तीसरी कैटेगरी है डिफ्यूज न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। इनके पास 2 प्रॉपर्टी होती है, एक तो ये कि न्यूरॉन से रिजेंबल करते हैं, दूसरा ये हार्मोन्स या न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस करते हैं। ये न्यूरल क्रस्ट सेल से डिराइव होते हैं। जो डिफ्यूज न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स हैं ये स्टोमक के अंदर और इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, वहाँ पर हम इनको बोलते हैं एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स। क्या बोलते हैं? एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स। इन सेल्स के पास ये एफिनिटी होती है कि ये क्रोमियम साल्ट को अपटेक कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये ब्राउनिश या कलर लेते होते हैं। इस वजह से इन सेल्स को बोलते हैं एंटीरोक्रोमैफिन सेल्स, क्योंकि ये क्रोमियम साल्ट की एफिनिटी गेन करते हैं। अब इन सेल्स के पास क्या प्रॉपर्टी होती है? इन सेल्स के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि किसी अमाइन प्रीकर्सर को अपटेक करते हैं, अपटेक करने के बाद उसकी डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं, फिर इससे बच जाता है, जिसकी वजह से हम इनको एपीयूडी सेल्स भी बोलते हैं। एपी का मतलब अमाइन प्रीकर्सर अपटेक, एपीयू का मतलब अमाइन प्रीकर्सर अपटेक। फॉर एग्जांपल अगर सेरोटोनिन को बनाना है तो सेरोटोनिन को बनाने के लिए ट्रिप्टोफैन को अपटेक करना पड़ेगा, तो फिर अमाइन प्रीकर्सर अपटेक करना, फिर डीकार्बोक्सिलेशन कराना, जिसकी वजह से सेरोटोनिन बनेगा। तो एपीयूडी सेल्स भी बोलते हैं इन सेल्स को, एंटीरोक्रोमैफिन लाइक सेल्स को। एग्जांपल है सेरोटोनिन की प्रोडक्शन। आज हम स्टार्ट करेंगे एंडोक्राइन में पेनक्रियाटिक सिक्रेशन से। तो पेनक्रियास एक मिक्स्ड वैरायटी का ग्लैंड है, एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी। तो इनके दरमियान डिफरेंस को लिख लेते हैं। जो एंडोक्राइन पेनक्रियास है ये रिलेटिवली माइनर एरिया होगा, एक्सोक्राइन मेजर एरिया होगा। ये 1 से लेकर 2% ऑफ टोटल मास होगा, एक्सोक्राइन वाला 98 से लेकर 99%। जो एंडोक्राइन पेनक्रियास होगा इसमें आपको सेफेरिकल क्लस्टर्स ऑफ सेल्स देखने को मिलेंगे। इन सेफेरिकल क्लस्टर्स ऑफ सेल्स को बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस।
लेकिन एक्सोक्राइन पेनक्रियास ये असल में सीरस वैरायटी का ग्लैंड है। यहाँ पे आपको सीरस एसिनाई देखने को मिलते हैं। सीरस एसिनाई की वजह से हम उसको बोल सकते हैं सीरस ग्लैंड ऑफ ट्यूबुलो एसिनाल वैरायटी, यानी सीरस ग्लैंड ऑफ कंपाउंड ट्यूबुलो एसिनाल वैरायटी। अब इन सेल्स की स्टेनिंग रिलेटिवली लाइटर होती है, इनकी डार्क स्टेनिंग होती है। इनका फंक्शन क्या है? इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टैटिन और पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड इनको प्रोड्यूस करना। इनका फंक्शन होगा पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करना। इसमें माइलेस होगा, प्रोटीएस होगा, लाइपेस होगा, न्यूक्लियसिस होंगे। यहाँ पे कोई डक्ट सिस्टम नहीं होगा, जिसकी वजह से इसको एंडोक्राइन बोलते हैं। इसमें डक्ट सिस्टम होगा, जिसकी वजह से एक्सोक्राइन बोलते हैं। इनकी सिक्रीशन ब्लड के जरिए जाती है, इनकी सिक्रीशन डक्ट सिस्टम है। यहाँ पे 3 डक्ट देखने को मिलती है, इंटरक्लेटेड, इंट्रालोब्युलर, इंटरलोब्युलर। दोबारा बताया तो इंटरक्लेटेड, इंट्रालोब्युलर, इंटरलोब्युलर। तो पहला डिफरेंस इनके टोटल सरफेस एरिया, यहाँ पे टोटल मास का, दूसरा डिफरेंस सेल के अरेंजमेंट का, तीसरा स्टेनिंग का, चौथा हार्मोन की प्रोडक्शन का, पांचवा हार्मोन की सिक्रीशन किस तरह से हो रही है, इस तरीके से। इसके साथ हम देख लेते हैं सेल्स ऑफ पेनक्रियाटिक आइलेट्स के। पेनक्रियाटिक आइलेट्स में कौन कौन से सेल्स होते हैं और क्या हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। अल्फा, बीटा, गैमा या फिर डेल्टा सेल्स भी बोल सकते हैं। सॉरी, डेल्टा सेल्स, गैमा नहीं होता। और पीपी सेल्स, जो अल्फा सेल्स है ये कहाँ पे होती है? पेरिफेरी ऑफ आइलेट्स में होती है। बीटा सेल्स सेंट्रल में होती है, जबकि डेल्टा सेल्स इन दोनों के दरमियान स्कैटर्ड होते हैं। पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड ये हेड वाले एरिया में ज़्यादा होते हैं। कंपोजिशन को देखा जाए 70% बीटा वाली हो गई, 20% अल्फा वाली हो गई, डेल्टा वाले 5 से लेकर 10% और सबसे कम हो गए पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। दोबारा से 20, 70, 5 से लेकर 10 एंड 1 से लेकर 2%। अल्फा सेल ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करते हैं, बीटा सेल इंसुलिन, डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, सॉरी पीपी, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। हार्मोन स्ट्रक्चर, जो ग्लूकागोन है पॉलीपेप्टाइड है, 3500 किलो डाल्टोन, ये डाइमर है अल्फा बीटा चेन का इंसुलिन, जिसमें हमें डाइसल्फाइड ब्रिजेस देखने को मिलते हैं 5700, स्पेसिफिकली 5850। ये भी पॉलीपेप्टाइड है। सोमैटोस्टैटिन 1650 किलो डाल्टोन, इसका छोड़ो, याद करने की जरूरत नहीं है। जो ग्लूकागोन है इसका फंक्शन होता है ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा देना, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा के, ग्लाइकोलाइसिस करा के, लाइपोलाइसिस करा के। इंसुलिन का फंक्शन होगा ब्लड ग्लूकोज लेवल को ड्रॉप कर देना। सोमैटोस्टैटिन का फंक्शन है तमाम पेनक्रियाटिक आइलेट एंजाइम की सिक्रेशन को ब्लॉक, एंजाइम नहीं हार्मोन की सिक्रेशन को इनहिबिट कर देना। इसके साथ ग्रोथ हार्मोन, टीएसएच और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसकी सिक्रेशन को भी कम कर देना। ठीक हो गया। जो पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है गैस्ट्रिक चीफ सेल की एक्टिविटी को बढ़ा देती है, बाइल सिक्रेशन को ब्लॉक करती है, पेनक्रियाटिक एंजाइम की सिक्रेशन को भी ब्लॉक करती है, बाइकार्बोनेट को भी ब्लॉक करती है, इंटेस्टिनल मोटिलिटी को भी इनहिबिट करती है। तो ये एक चीज़ बढ़ा रही है, वो है गैस्ट्रिक चीफ सेल की एक्टिविटी। और गैस्ट्रिक चीफ सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं? पेप्सिनोजन। और ये बाइल की सिक्रेशन को, पेनक्रियाटिक एंजाइम की और बाइकार्बोनेट की सिक्रेशन को, मोटिलिटी को कम कर रहा है। सोमैटोस्टैटिन ये HCl की सिक्रेशन को, TSH की और ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को ब्लॉक कर देता है। ठीक हो गया। तो ये था सेल्स ऑफ पेनक्रियाटिक आइलेट्स। इसके साथ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कोरिलेट है डायबिटीज मेलाइटस का। डायबिटीज मेलाइटस एक हेट्रोजीनियस ग्रुप होता है। मल्टीफैक्टोरियल का मतलब यहाँ पे जीन्स और इन्वायरमेंट का इंट्रैक्शन आपस में होता है। पॉलीजीनिक का मतलब मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। इम्पेयर्ड यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, लिपिड का, तीनों का मेटाबॉलिज्म खराब देखने को मिलता है। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका काज ये होगा कि एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन टाइप 1 या रिलेटिव डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन है लेकिन अपना काम नहीं कर पा रही, रेजिस्टेंस हो गई है, तो फिर उसको बोलेंगे टाइप 2 डायबिटीज़। तो टाइप 1 डायबिटीज़ चाइल्डहुड में या प्यूबर्टी में होती है। टाइप 2 वाली 35 साल के बाद होती है, अडल्ट में होती है। टाइप 1 की डायबिटीज़ के सिम्टम जल्दी से डेवलप हो जाती है। टाइप 2 के सिम्टम्स थोड़ा ग्रेजुअली डेवलप होते हैं। न्यूट्रिशनल स्टेट के अंडर नरिश की वजह से हो सकता है। यहाँ पर ओबेसिटी में फ्री फैटी एसिड का लेवल ज़्यादा होता है, तो फिर टाइप 2 डायबिटीज़ कॉज करते हैं। प्रीवैलेंस के ज़्यादा कॉमन कौन सी है? टाइप 2 ज़्यादा कॉमन है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, किस में ज़्यादा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो सकती है? टाइप 2 वाले में। इसमें डिफेक्ट या डेफिशिएंसी कहाँ पे देखने को मिलती है? टाइप 1 वाले में बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन, या तो ऑटो इम्यून भी हो सकता है या फिर किसी और वायरस की वजह से। टाइप 2 वाले में इंसुलिन रेजिस्टेंस, प्लाज्मा इंसुलिन टाइप 1 वाले में लो या ना होने के बराबर। टाइप 2 वाले में इनिशियली तो हाई होती है, वो कंपनसेटरी ज़्यादा होती है, लेकिन बाद में कम होना शुरू हो जाती है। कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलती है? एक्यूट कीटोएसिडोसिस, जबकि यहाँ पर हमें हाइपर ऑस्मोलैरिटी, हाइपरग्लाइसीमिक रिस्पॉन्स देखने को। अगर रिस्पॉन्स टू हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स, तो ये अनरिस्पॉन्सिव, क्योंकि यहाँ पे मसला इंसुलिन की सिक्रेशन का है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिव क्योंकि यहाँ पे इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है लेकिन अपना काम नहीं कर पा रही। ट्रीटमेंट क्या होगा इसका? इंसुलिन का डाइट, एक्सरसाइज, या फिर इंसुलिन देते हैं या फिर वेट लॉस का। ठीक हो गया। अब ये डायबिटीज मेलाइटस की कॉम्प्लिकेशन, तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। इसके बाद हमें कार्बनकल्स, डायबिटिक फुट देखने को मिलता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज और स्ट्रोक, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, डायबिटिक फुट, कार्बनकल्स, ये चीज़ें देखने को मिलती होती हैं। इसके बाद हम चलते हैं आगे, हिस्टोलॉजी ऑफ
पाइनियल ग्लैंड, तो पाइनियल ग्लैंड का दूसरा नाम है एपिफाइसिस सेरिब्राई या फिर इसको पाइनियल बॉडी भी बोलते हैं, एपिफाइसिस सेरिब्राई या पाइनियल बॉडी। फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है जिसका शेप कोन लाइक होती है, रूफ ऑफ थर्ड वेंट्रिकल से अटैच होता है बाया पाइनियल स्टॉक, तो रूफ ऑफ थर्ड वेंट्रिकल कवर्ड बाय पाया मेटल जो कैप्सूल बनाता है। पाइनियल ग्लैंड में 2 टाइप के सेल्स देखने को मिलते हैं, कितने टाइप के? 2। तो फिर इसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो वो कौन से 2 सेल्स हो गए? पहला होगा पिनालोसाइट और दूसरा होगा इंटरस्टिशियल सेल्स। जो पिनालोसाइट है इनको पेरेन्काइमल सेल्स भी बोलते हैं, जबकि इंटरस्टिशियल सेल्स को बोलते हैं ग्लायल सेल्स या मॉडिफाइड एस्ट्रोसाइट। जो पिनालोसाइट है ये 95% ऑफ द ग्लैंड बनाती है, जबकि इंटरस्टिशियल सेल 5% ऑफ द ग्लैंड। जो पिनालोसाइट है इनका न्यूक्लियस लोबेटेड वेजिकुलर होता है, लोबेटेड वेजिकुलर, जबकि इनका न्यूक्लियस इलोंगेटेड होता है। इनका फंक्शन होता है मेलाटोनिन सिक्रिएट करना, इनका फंक्शन होता है सपोर्ट और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ये ब्रेन सैंड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ब्रेन सैंड को बोलते हैं कॉर्पुरा एरेनिकिया, जबकि ये ब्रेन सैंड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब ब्रेन सैंड को पढ़ लेते हैं। ब्रेन सैंड जिसका दूसरा नाम है कॉर्पुरा एरेनिकिया। कॉर्पुरा एरेनिकिया इसके नंबर और अमाउंट बढ़ जाता है एज के साथ। होता क्या है, कैल्सीफाइड सिक्रेशन होती है जिनकी शेप मलबरी शेप होती है। मलबरी शेप की होती है, कैल्सीफाइड होती है। ये कहाँ पे अपीयर होती है? पाइनियल ग्लैंड के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पे स्टार्ट होती है सेकंड डिकेड ऑफ लाइफ से। ठीक हो गया। और अगर हिस्टोलॉजी के लिए सेक्शन में देखा जाए तो इनकी शेप होती है लैमिनर लाइक। लैमिनर का मतलब इस तरह से ये अपीयर होते हैं। इनकी कंपोजिशन क्या होती है? कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं डिपॉजिट कंसेंट्रिकली अराउंड ऑर्गेनिक मैट्रिक्स। तो इनके सेंटर में क्या होगा? ऑर्गेनिक मैट्रिक्स होगा। इनके सराउंडिंग में क्या देखने को मिलेगा? कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स, जिसकी वजह से लैमिनेटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब इनकी फॉर्मेशन कैसी होगी? सबसे पहले जो एक्सोसाइटोसिस है, मेलाटोनिन रिलीज होता है पिनालोसाइट से। तो जो मेलाटोनिन है, मेलाटोनिन कैरियर प्रोटीन के साथ इनिशियली बाइंड करता है, लेकिन इसके बाद वो कैरियर प्रोटीन मेलाटोनिन से डिसोसिएट हो जाती है। फिर वो कैरियर प्रोटीन कैल्शियम आयन को अट्रैक्शन करेगी। कैल्शियम आयन और कैरियर प्रोटीन इनका कॉम्प्लेक्स बन जाना शुरू हो जाएगा। वो कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा, कैल्शियम फॉस्फेट के साथ रिएक्शन बन जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट कैल्शियम कार्बोनेट। तो दरमियान में आपको ऑर्गेनिक मैट्रिक्स यानी जो कैरियर प्रोटीन जो पाइनियल ग्लैंड के मेलाटोनिन को कैरी करती है, और इसके पेरिफेरी में आपको कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं। अब इसका जो हार्मोन है पाइनियल ग्लैंड का वो है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन की सिक्रेशन किस टाइम में ज़्यादा होती है? कहते हैं रात के वक्त डार्कनिंग होती है तो फिर सिंपैथेटिक इनपुट ज़्यादा होती है, मेलाटोनिन की सिक्रेशन ज़्यादा होती है। लाइट एक्सपोजर होता है तो फिर सिंपैथेटिक इनपुट कम होती है, मेलाटोनिन की सिक्रेशन कम हो जाती है। और मेलाटोनिन सीएसएफ के जरिए कहाँ पे जाता है? एंटीरियर पिट्यूटरी पर, वहाँ की सिक्रेशन को ब्लॉक कर देगा। इसका मैकेनिज्म ऑफ स्टिमुलेशन क्या है वो देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ स्टिमुलेशन इस तरह से होगा कि डार्कनिंग में क्या होगा? मेलाटोनिन की सिक्रेशन ज़्यादा होगी। कैसे? डार्कनिंग होगी तो फिर जो अमाउंट ऑफ लाइट है एंटरिंग द आई, यानी आई के अंदर स्पेसिफिकली रेटिना के अंदर कम लाइट एंटर होगी, विजुअल इंपल्स की ट्रांसमिशन होगी। ये विजुअल इंपल्स पहले जाएगी इंफीरियर एसेसरी ऑप्टिक ट्रैक, ये वो अलग से ऑप्टिक ट्रैक है। एक ऑप्टिक ट्रैक ऐसे होता है जो इन्फॉर्मेशन देता है लैटरल जेनिकुलर बॉडी को, और एक ऑप्टिक ट्रैक ऐसा होता है जो जिसने इन्फॉर्मेशन देनी है सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस, ये दूसरा वाला है। तो इंफीरियर एसेसरी ऑप्टिक ट्रैक जाएगा सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस, वहाँ से इन्फॉर्मेशन जाएगी टैगमेंटल रेटिकुलर न्यूक्लियस के पास, फिर वहाँ से इन्फॉर्मेशन जाएगी न्यूरॉन्स ऑफ लैटरल ग्रे हॉर्न इन थोरैसिक सेगमेंट। ठीक हो गया। तो वहाँ पर क्या हो गया? प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर, इनकी सेल बॉडीज देखने को मिलेगी। ठीक हो गया। वहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स निकलेंगे गैंग्लिया से, वो जाएंगे किसके पास? पाइनियल ग्लैंड में, पिनालोसाइट के पास। वो पिनालोसाइट की स्टिमुलेशन कराएंगे। तो फिर आपको समझ आ गया कि जब डार्कनिंग होती है तब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है, तब पाइनियल ग्लैंड की सिक्रेशन ज़्यादा होती है। जब डे टाइम में लाइट होगा जिसकी वजह से सिंपैथेटिक इनपुट ब्लॉक हो जाएगी, मेलाटोनिन की सिक्रेशन कम हो जाएगी। मेलाटोनिन ब्लड या सीएसएफ के जरिए कहाँ पहुंचेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पे, वहाँ पे आके गोनाडोट्रोपिन की सिक्रेशन को सप्रेस करेगा। इसका फंक्शन होता है सेक्सुअल ड्राइव को, रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करना, इनके गोनाडोट्रोपिन की सिक्रेशन को ब्लॉक करना है। और इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं? पहला फंक्शन सर्काडियन रिदम को इन्फ्लुएंस करता है। आपको बता दिया था कि डे में इसकी सिक्रेशन कम और रात में ज़्यादा। ये क्या कराएगा? गोनाडोट्रोपिन की सिक्रेशन को सप्रेस कर देगा एंटीरियर पिट्यूटरी से, जो सेक्सुअल ड्राइव को, रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा। तीसरा, ये स्लीप प्रोमोटिंग सब्सटेंस भी है और ये कोई साइड इफेक्ट कॉज नहीं करता। चौथा, ये बर्थ कंट्रोल एजेंट है क्योंकि ओव्यूलेशन को सप्रेस करता है। पांचवा, ये एंटीऑक्सीडेंट है क्योंकि ये फ्री रेडिकल को डैमेज कर देता है। छठा, ये एजिंग को स्लो कर देगा क्योंकि ये फ्री रेडिकल को डैमेज करता है। सातवां, ये इम्यूनिटी को बढ़ा सकता है, और ये थाइमस की श्रिंकिंग होती है एज के साथ, उसको भी इनहिबिट कर सकता है। तो ये था पाइनियल ग्लैंड और दूसरे ग्लैंड की हिस्टोलॉजी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद हिस्टोलॉजी को कवर करेंगे, किसकी? एंडोक्राइन की। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।